हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिफेंस स्टडी। आज हम जो एनए या फिर जीडी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन सभी में जो है साइंस आती है, तो आज हम साइंस के प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ होंगे। तो आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं, जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं हम। और तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ ब्लड फॉर्म्ड इन द बॉडी। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, किडनी में, हार्ट में, बोन मैरो में, यकृत में, गुर्दा में, दिल में, अस्थि मज्जा में। जो हमारा खून है उसका निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, बोन मैरो। जो ये बोन मैरो है हमारे शरीर में, यहीं पे ही जो हमारा ब्लड है उसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। दिल जो है वहाँ पर हमारा ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो हमारी, अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी जो है वो हमारे ब्लड को प्योर करने का काम करती है, जो सफाई है वो करती है ब्लड की। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट स्टोर मैक्सिमम एनर्जी? विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित करता है? तो अगर हम बात करें कि जो ऊर्जा संग्रहित कौन करता है, तो वो करता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैट या फिर वसा जिसे हम कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो वसा हो गया, यानी कि फैट है वो करता है हमारी बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर। जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी तक एनर्जी करता है। जो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, लेकिन जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में फैट ही स्टोर करके रखता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो हमारे शरीर में है सबसे ज़्यादा कौन स्टोर करके रखता है जो भी एनर्जी होती है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा स्टोर करता है फैट, यानी कि वसा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हो गया आपका क्लियर। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट। अगर हम सबसे प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, यानी कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो मेटल है और नीचे देखेंगे तो तत्व है, यानी कि एटम और मेटल। मैं आपको ये दोनों क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर हम मेटल की बात करें तो वो तो होता है हमारा सोडियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, Na। तो जो ये सोडियम है ये करेक्ट हो गया ऊपर वाले का। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एटम जिसे बोलते हैं, तत्व जो है वो कौन सा है, तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा बी। फ्रेंशियम जो मोस्ट रिएक्टिव एटम है, तत्व है, लेकिन जो सोडियम है वो हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। आपको मेटल और उसमें फ़र्क पता होगा कि जो मेटल है रिएक्टिव वो सोडियम है और जो एटम है वो फ्रेंशियम है। तो आपको ये क्लियर रखना है और ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है कि मेटल कौन सा है और एटम कौन सा है। एटम की बात करें तो वो है फ्रेंशियम। फोर्थ क्वेश्चन है, हेड ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ। दांत का शिखर बना होता है किससे? चिटिन, बी इनेमल, सी कार्टिलेज, डी डेंटाइन। यानी कि जो हमारे दांत का जो टॉप का पार्ट होता है ये हमारे बॉडी का सबसे जो मजबूत हिस्सा होता है वो होता है। तो ये किससे बना हुआ होता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बना हुआ होता है, अगर एटम की बात करें भाई किस एलिमेंट से बना होता है, तो ये होता है कैल्शियम से। पर अगर हम बात करें इनमें से कि भाई सबसे ऊपर है, तो वो इनेमल होता है, यानी कि जो हमारे सबसे ऊपर का पार्ट है टीथ का उसे हम इनेमल बोलते हैं। आपको अब जो इनेमल होता है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है, सी है, यानी कि कैल्शियम।
अगर हम बात करें जो ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है शरीर का, तो वो होता है हमारा इनेमल, और ये कैल्शियम से बना हुआ होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस कैन द मायोपिया इन ह्यूमन आई बी करेक्टेड, यानी कि किस लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया को ठीक किया जा सकता है, कन्वेक्स, कनकेव, सिलेंड्रिकल या बाईफोकल। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। बाकी मायोपिया को अगर हम वैसे समझे तो मायोपिया का मतलब है कि आपको पास का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं देगा। तो इसका आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, यानी कि जो कनकेव लेंस है उससे हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो इससे ठीक होगा हमारा एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम कनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे को दूर का तो दिखता है लेकिन पास का दिखना बंद हो जाता है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस और मायोपिया के लिए कनकेव लेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है इस पर आपको ध्यान रखना है। अगर मायोपिया की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मायोपिया में कम अक्षर है, कनकेव में ज़्यादा है, तो ये बैलेंस हो जाएगा कि जिसमें ज़्यादा अक्षर होंगे वो लेंस कम अक्षर वाले के साथ, और जो कम अक्षर वाला होगा वो ज़्यादा अक्षर वाले के साथ आएगा। तो आप ऐसे भी करके इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा कि इसमें सिर्फ आपको सीधा आंसर टिक करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो डिस्कवर्ड हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 118, नहीं यहाँ 118। तो ये आपको सीधा याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 118 जो एलिमेंट्स हैं आपको नाम याद नहीं रखने, सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 18 हैं। बस बात ख़त्म, इसमें इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, कि आपके कोई सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट या गैल्वेनोमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो जो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा इसके लिए कि भाई उसको प्रेजेंस को मापेंगे, तो ओम मीटर तो आपको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, हटा दो, क्योंकि ये तो होता है रेजिस्टेंस के लिए। इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा डी, यानी कि गैल्वेनोमीटर। तो डी हमारा करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन है द जाइलम इज प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, पौधों में जो जाइलम है वो किसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार है, खाने के, पानी, जल के, अमीनो एसिड के, या इन सभी के उपरोक्त। तो अगर हम जाइलम की बात करें तो ये हमारे शरीर में ब्लड होता है, वैसे ही प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, वाटर। अगर फूड की बात करें तो फूड के लिए प्लांट्स में होती है एक फ्लोएम जो फूड एंड मिनरल्स का करता है। तो फोइलम जो है हमारी इसके अंदर ये होती है जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए। लेकिन वाटर के लिए कौन होगा, वाटर के लिए होगी जाइलम। तो जाइलम होगा के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो वाटर बिल्कुल ठीक है। और अगर हम फूड की बात करें तो उसके लिए हमारा ऑप्शन होगा फोइलम। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड है वैसे ही प्लांट्स में जाइलम और फोइलम होते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है और ये आपको याद रखने हैं दोनों चीज़, क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है। अगला है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज
फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि किस विटामिन की कमी से जो खून है उसका थक्का जमना बंद हो जाता है। यानी कि अगर आपको चोट लगेगी तो खून का जो वो थक्का है वो नहीं जमेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा है, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा टिक होगा, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो अगर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो हमारा जो कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, हमारा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के जिम्मेदार है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ये रहेगा हमारा। और अगर हम बाकी विटामिन की बात करें तो ए की कमी से हमारे अंदर क्या हो सकते हैं, हमारे अंदर हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी जिसे हम बोलते हैं, हम हमारे अंदर हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये आपको याद रखना है दोनों के लिए। अभी बाकी हम आराम आराम से आपको सारे विटामिन्स के डेफिशिएंसी और जितनी भी और चीज़ें हैं वो करवा देंगे। ये फ़िलहाल आपको याद रखना है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, और डी की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये 2 विटामिन आपको अभी याद कर लेने हैं। अगला देखो, ये है MCQ टाइप कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा है, अगर आपने ध्यान से बायोलॉजी पढ़ी है तो आप इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा कर सकते हैं कि किसका नाम कहाँ आता है। तो चलो देखते हैं कि कौन है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टैक्सोनॉमी और मेडिसिन, इन चारों का जो फादर है वो किसे माना जाता है। इम्यूनोलॉजी की बात करें तो जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो माना जाता है ल्यूवेनहॉक को। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो किसके, सॉरी इसका जो पहला ऑप्शन है वो मैच करेगा एडवर्ड जेनर के साथ। एडवर्ड जेनर जो है उसको इम्यूनोलॉजी का फादर माना जाता है। अगर हम अगले की बात करें, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसको किसको माना जाता है, इसको माना जाता है ल्यूवेनहॉक। तो हमारा जो टैक्सोनॉमी का वो कार्लस लिनियस हो जाएगा, और जो मेडिसिन का वो हिप्पोक्रेटस हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी का ल्यूवेनहॉक। आपने पढ़ा होगा कि जो इम्यून वाले हैं, वैक्सीन वगैरह की बात आती है वहाँ एडवर्ड जेनर का नाम आता है। ल्यूवेनहॉक कौन था, ल्यूवेनहॉक था जिसने सेल्स की खोज करी थी। तो अगर जिसने सेल की खोज की वही तो होगा माइक्रोबायोलॉजी का फादर। इसी तरह टैक्सोनॉमी है उसका कार्लस लिनियस। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। तो आज जो हमने आपको ये चारों फादर्स याद कर लेने हैं, फिर आगे जो हमारा हम आराम से आपको करते रहेंगे। इनके 4 क्वेश्चंस बनते, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन में ही ले लिया। अब आपको ध्यान रखना है और ये याद करने ही। तो आज जो है हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं। तो आप आगे भी ऐसे ही टॉपिक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन क्वेश्चंस की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।